तो आई नो आज मैं लेट नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लेट हूँ और बहुत ज़्यादा लेट होने का रीज़न ये है कि आज सुबह से मेरे जो पड़ोसी है वो पूरे साइको टाइप के हो गए हैं। पता नहीं क्या भाई, सुबह 8 बजे से ये लोग अभी तक एकदम लाउड स्पीकर पे तेज़ तेज़ गाने बजा रहे हैं। अब मैं घर से अपने बहुत दूर आके ये पूरी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शाम की वीडियो आएगी या फिर नहीं इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन चलो रियली सॉरी वीडियो लेट होने के लिए। होप करूँगा कि भगवान मेरे साइको पड़ोसियों को थोड़ी बुद्धि दे ताकि वो आवाज़ जो है गाने की थोड़ी कम कर दें। लेकिन भाई शुरू करते हैं वीडियो को। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हर वीडियो की तरह काफ़ी सारी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम बात करेंगे हॉल ऑफ फेम 2021 की रिसेंटली एक लीक्ड पिक के बारे में, जहां पर सभी सुपरस्टार्स हमें हॉल ऑफ फेम की टेपिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंटली अंड्राडे ने भी ये बात रिवील कर दी कि उनको WWE के अंदर कितनी सैलरी मिल रही थी, और आखिरी बार जब उन्होंने रैंडी ऑर्टन से की थी बातचीत, और उस बातचीत के बाद ही उन्होंने मांगा था रिलीज WWE से। तो भाई ऐसा क्या कह दिया हमारे वाइपर ने जो अंड्राडे मजबूर हो गए कि उन्हें WWE से चाहिए रिलीज। रोंडा राउजी के बारे में भी करेंगे बात, और क्या एक बार फिर से वो हमें UFC में जाती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। जॉन सीना के पिताश्री ने भी ये बात कर दी रिवील कि वो कौन से WWE के एम्प्लॉय या फिर सुपरस्टार को देखना चाहेंगे जो इंडक्ट करे जॉन सीना को फ्यूचर हॉल ऑफ फेम के अंदर। एंड फाइनल अपडेट के अंदर हम लोग रेसलमेनिया 37 के बारे में करेंगे बात, क्योंकि रेसलमेनिया 37 के अंदर 8 ऐसे WWE के बड़े स्टार्स हैं जो कि इस साल महीने का पार्ट नहीं होने वाले। पूरी जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है और उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई ये कुछ अपडेट है जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और आई नो मैंने 2 मिनट वेस्ट कर दिए हैं, और भाई शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूवरशिप के बारे में जुड़ी, जिसकी एंडिंग एक बहुत ही ज़्यादा बेकार एंडिंग थी अगर मैं 2021 के सभी रॉ की बात करूँ। और अगर मैं वहीं बात करूँ ओवरनाइट व्यूवरशिप की, तो भाई जो तीनों घंटे की ओवरनाइट एवरेज रेटिंग्स आई हैं वो आई है 1.701 मिलियन व्यूवर्स, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डाउन है, क्योंकि पिछले हफ्ते रेटिंग्स आई थी 1.820 मिलियन व्यूवर्स। तो भाई यहाँ पर आप समझ सकते हो कि WWE को ये लगा कि शुरुआत में हम लोग हर्ट बिजनेस को तोड़वा देंगे तो शायद रेटिंग्स बढ़ जाएंगे, लेकिन शायद फैंस ऑलरेडी ये बात जानते थे कि WWE ने हाइप तो अच्छा किया है, लेकिन मेन इवेंट के अंदर कोई बकवास सुपरस्टार आके हमला करने वाला है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, और यही चीज़ होती है। और हमें मेन इवेंट के अंदर आते हुए नजर आते हैं और कोई नहीं बल्कि बीफ और बैरन कॉर्बन। और मेरे हिसाब से रॉ की इतनी बकवास एंडिंग के कारण इतना जो रॉ का एपिसोड है व्यूवरशिप जरूर से डिजर्व करता है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, और इस बार एक काफी कोई एक अपडेट है जो कि हॉल ऑफ फेम 2021 की टेपिंग्स के बारे में जुड़ी है। और भाई रिसेंटली एक फोटो आ चुकी है सामने, जहां पर फाइनली ये बात हमें पता लग चुकी है कि हॉल ऑफ फेम 2021 टीवी टेप हो रहा है। और वो जो फोटो सामने आई वो अपनी स्क्रीन के सामने भी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर विंस मैकमैन है फोटो में, यहाँ पर भाई केविन नैश है, ट्रिपल एच है, टाइटस ओनील है, और ऊपर से बीच में हमें हल्क होगन भी दिखाई दे रहे हैं। JBL है फोटो के अंदर, निकी बेला ब्री बेला भी है हल्क होगन के दोनों तरफ। और भाई ये जो फोटो है एक्चुअली में हॉल ऑफ फेम 2020 की टेपिंग्स के बारे में, यानी कि 2020 की जो इंडक्टी है वो अलग होगी, और जो 2021 के इस साल के इंडक्टी हैं केन, ग्रेट खली, ये सब के अलग इंडक्टी होने वाली है। और वैसे ग्रेट खली भी इंडिया से भाई ऑलरेडी निकल चुके हैं, अगर आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होगे तो उन्होंने एक वीडियो भी डाली थी जहाँ पर वो ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो वही लगता है ऐसा कि हॉल ऑफ फेम की इंडक्टी जो 2020 की है उसकी टेपिंग शुरू होगी, और काफ़ी जल्दी साल 2021 की जो टेपिंग है वो भी स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन हम लोग बढ़ लेते हैं, और शायद अब आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक व्यूवर फिर से सुनाई देने लग गया होगा, मुझे नहीं पता है कौन से नशे करके बैठे हैं। और भाई हमारी नेक्स्ट अपडेट इस बार राउडी रोंडा राउजी के बारे में जुड़ी है। और क्या रोंडा राउजी एक बार फिर से WWE की जगह UFC में रिटर्न करने वाले हैं या फिर नहीं, एक बार फिर से क्या हम उन्हें ऑक्टागन के अंदर देखेंगे या फिर नहीं, ये बात रिसेंटली UFC के प्रेसिडेंट यानी कि डैना वाइट ने रिवील की है। डैना वाइट का रिसेंटली एक इंटरव्यू होता है, इस इंटरव्यू के अंदर उनसे ये पूछा जाता है कि भाई रोंडा राउजी WWE के अंदर तो रिटर्न कर नहीं रही हैं, तो क्या एक बार फिर से उनकी UFC में वापसी होने वाली है या फिर नहीं। तो यहाँ पर डैना वाइट कहते हैं कि मैं रोंडा राउजी से वैसे ज़्यादातर फ़ोन कॉल पे बात करता रहता हूँ, और येस्टरडे मुझे उसका एक बार फिर से फ़ोन आया था, मैंने और रोंडा राउजी ने एकदम दोस्तों की तरह बातें की थी जैसे हम लोग हमेशा करते थे जब वो UFC के अंदर या फिर ऑक्टागन के अंदर काम करती थी तब भी। और रोंडा राउजी जब भी मेरी बातचीत होती है हम लोग कभी इस बारे में बात नहीं करते कि रोंडा राउजी एक बार फिर से UFC में आएंगी या फिर नहीं, लेकिन जब येस्टरडे हम लोग बातचीत कर रहे और भाई इस बातचीत के अंदर मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि रोंडा राउजी तुम ऑक्टागन के अंदर वापस आओगे या फिर नहीं, तो रोंडा राउजी यहाँ पर हंसते हुए कहती कि उस रिंग के अंदर मैं एक बार फिर से कभी भी आने वाले टाइम में कदम नहीं रखने वाली हूँ। डैना वाइट ये बात को कंफर्म करते हैं कि भाई रोंडा राउजी आने वाले टाइम में कभी भी हमें ऑक्टागन के अंदर दिखाई नहीं देंगी, यानी कि उनकी UFC की रिटर्न नहीं होने वाली है। डैना वाइट बताते हैं कि मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपको WWE रिंग के अंदर दिखाई दें, लेकिन ऑक्टागन के अंदर उनकी जो वापसी है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाली। और ये कुछ बातें जो कि रोंडा राउजी के फ्यूचर के बारे में है, अगर मैं उनकी
UFC कैरियर की बात करूं, और लगता है ऐसा नहीं है कि एक बार फिर से उनकी UFC के अंदर वापसी होने वाली है। वो WWE के अंदर कब वापस आएंगी इसका भी किसी को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट इस बार अंड्राडे के बारे में जुड़ी है। और भाई अंड्राडे ने भी रिसेंटली ये बात रिवील कर दी कि उनको WWE के अंदर कितनी सैलरी मिला करती थी, और ऊपर से आखिरी बार जब उन्होंने रैंडी ऑर्टन से बातचीत की थी तो ऐसा क्या कह दिया हमारे लेजेंड किलर वाइपर विल रैंडी ऑर्टन ने कि अंड्राडे ने WWE कंपनी को लीव करने का फैसला ले लिया। अंड्राडे यहाँ पर बताते कि जो उनके WWE के अंदर सैलरी मिल रही थी वो थी $3 मिलियन पर ईयर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है मेरे हिसाब से। और अंड्राडे बताते हैं कि बहुत ही ऐसे कम लकी स्टार्स होते हैं NXT के जो मेन रोस्टर के अंदर आते हैं, और उन्हें जो विंस मैकमैन या फिर WWE वो इतनी ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करती है, तो मैं अपने आप को लकी ज़रूर मानता हूँ। लेकिन जब आखिरी बार मेरी ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन से बातचीत हुई थी, ड्रू मैकिंटायर मुझसे ये कहते हैं कि भाई जब तेरा और मेरा मैच याद अगर तुझे एक बार रॉ में हुआ था तो वहाँ पर मैं तुझे एकदम स्क्वैश नहीं करना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था कि अंड्राडे और जो मेरा मैच है सिर्फ 5 मिनट या फिर 10 मिनट तक का जाए। मैं चाहता था वो मैच होना चाहिए आधे घंटे तक का। लेकिन विंस मैकमैन ये चाहते थे कि जो हमारे WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर है उनको डोमिनेट दिखाया जाए, और इसलिए अंड्राडे उस मैच के अंदर हमें स्क्वैश होते हुए नजर आते हैं। ये बात रहती है जब वो ड्रू मैकिंटायर से एक बार आखिरी अपनी बातचीत करते हैं, लेकिन फिर वो जाते हैं हमारे वाइपर विल रैंडी ऑर्टन के पास, और रैंडी ऑर्टन से मिलने से तुरंत पहले जो रैंडी ऑर्टन सबसे पहला सवाल पूछते हैं वो अंड्राडे से ये कि भाई तुम्हें कंपनी के अंदर यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा है, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, तुम इतने अच्छे स्टार हो, तो WWE तुम्हें यूज़ क्यों नहीं कर रही है रॉ के एपिसोड के अंदर या फिर स्मैकडाउन में, और या फिर तुम्हें वो NXT में वापस क्यों नहीं भेज दे रही है। अंड्राडे कहते जैसे रैंडी ऑर्टन मुझसे ये सवाल पूछते हैं मेरे पास इसके लेकर कोई भी जवाब नहीं होता, और रैंडी ऑर्टन कहते हैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। फिर अंड्राडे बताते हैं मैं घर जाता हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में पूरा सोचता हूँ, और मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरे पास जवाब क्यों नहीं था रैंडी ऑर्टन को देने के लिए। और उसके बाद आखिरी में जाके अपने करियर को बचाने के लिए मैं लेता हूँ एक ऐसा डिसीजन कि मैं कंपनी को करने वाला हूँ लीव, और पैसों का यहाँ पर कोई इशू नहीं था जिसके कारण अंड्राडे ने WWE को लीव किया। तो भाई ये कुछ बात है जो कि अंड्राडे अपने WWE रिलीज के बारे में बताते हैं जब आखिरी बार वो मिले थे द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन से। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि आपके हिसाब से अंड्राडे ने WWE को लीव करने का जो फैसला लिया है वो सही है या फिर नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इस बार सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। और भाई जॉन सीना के फादर ने भी रिसेंटली ये बात रिवील कर दी कि वो कौन से WWE एम्प्लॉय को देखना चाहेंगे या फिर WWE सुपरस्टार को देखना चाहेंगे जो कि इंडक्ट करे जॉन सीना को फ्यूचर हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी के अंदर। क्योंकि भाई आने वाले 1-2 साल 4 साल 5 साल बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब जॉन सीना को भी हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होना पड़ेगा। और भाई जब जॉन सीना के फादर का रिसेंटली इंटरव्यू होता है उनसे ये बात पूछी जाती है कि आप कौन से बंदे को देखना चाहोगे जो कि आपके बेटे को इंडक्ट करे हॉल ऑफ फेम के अंदर। यहाँ पर बताते हैं कि मेरे बेटे ने काफ़ी ज़्यादा काम किया WWE कंपनी के लिए, उसने काफ़ी सारे साल अपने इस कंपनी को दिए हैं। तो जॉन सीना सीनियर के हिसाब से यानी कि उनके पिताश्री के हिसाब से विंस मैकमैन को खुद आना चाहिए हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी के अंदर, और उन्हें मेरे बेटे को इंडक्ट करना चाहिए हॉल ऑफ फेम के अंदर। और जॉन सीना ज़रूर से इस चीज़ को डिजर्व करता है कि वो विंस मैकमैन के थ्रू इंडक्ट हो हॉल ऑफ फेम के अंदर। ऊपर से बताता है अगर विंस मैकमैन नहीं आ पाते हैं तो जो दूसरी मेरी चॉइस रहेगी वो द रॉक रहने वाले हैं। द रॉक हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने भी WWE कंपनी को अपने काफ़ी साल दिए हैं, लेकिन जो उनकी आखिरी तगड़ी राइवलरी थी वो जॉन सीना के खिलाफ ही थी। तो शायद द रॉक भी एक अच्छी चॉइस होने वाले हैं जो कि जॉन सीना को मे बी इंडक्ट कर सकते हैं हॉल ऑफ फेम के अंदर। आपके हिसाब से विंस मैकमैन को इंडक्ट करना चाहिए या फिर द रॉक को, या फिर कोई और ऐसा नाम जो कि आपके मन में हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मेरे हिसाब से विंस मैकमैन को करना चाहिए जॉन सीना को इंडक्ट। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। और नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट इस बार रेसलमेनिया 37 के बारे में जुड़ी है। और रेसलमेनिया 37 को करने वाले हैं WWE के कुछ बहुत ही बड़े 8 सुपरस्टार में। उसकी जो पूरी लिस्ट है रिसेंटली स्पॉयलर्स के थ्रू आ चुकी है सामने। जो सबसे ऊपर नाम आया सामने वो आया था मैन बेकी लिंच का कि वो इस साल रेसलमेनिया 37 को किसी भी हालत में अटेंड नहीं करने वाली है। राउडी रोंडा राउजी का भी इस लिस्ट के अंदर आया नाम सामने कि वो भी रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होंगी। शार्लेट फिर भी एक नाम सामने है जो कि रेसलमेनिया 37 को मिस करते हुए नजर आएंगी। उनकी जो फेक प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट थी उसके कारण बेली का नाम भी है स्मैकडाउन की तरफ से सामने कि WWE शायद बेली को भी इस साल रेसलमेनिया के लिए बुक नहीं करने वाले, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी डिसअपॉइंट थिंग है। बेली ने पूरे पैंडेमिक के टाइम पे स्मैकडाउन का जो पूरा वुमेन्स डिवीजन है वो अपने कंधों पे कैरी की है, और अगर WWE उनको बुक नहीं करती रेसलमेनिया के लिए तो ज़रूर से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थिंग है। द किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच भी इस साल रेसलमेनिया का किसी भी हालत में पार्ट नहीं होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उनका कम से कम एटलीस्ट एक मैच या फिर सेगमेंट ज़रूर होना चाहिए था रेसलमेनिया 37 के अंदर। जो अगला नाम सामने आया वो सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन
जॉन सीना का है, क्योंकि जॉन सीना अपनी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं जो कि जुलाई में खत्म होगी। तो कोई सेगमेंट या फिर कोई भी मैच का पार्ट जॉन सीना भी इस साल नहीं होंगे। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का नाम भी जो है एक्चुअल में सामने है कि वो भी रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होने वाले हैं। द आइकॉनिक गोल्डबर्ग एक आखिरी सुपरस्टार है जो कि रेसलमेनिया 37 का हमें पार्ट नहीं होते हुए नजर आने वाले हैं। और भाई ये वो लंबी चौड़ी लिस्ट है सिर्फ बड़े सुपरस्टार्स की जो कि रेसलमेनिया को मिस करेंगे। यहाँ पर भी फिलहाल मैंने कीथ ली का तो नाम लिया नहीं है, लिस्टर ब्लैक, बडी मर्फी और भी काफ़ी सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कि रेसलमेनिया 37 को हमें मिस करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन भाई ये जो लिस्ट आई है वो सिर्फ उन्हें ह्यूज सुपरस्टार्स की आई है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया इस कंपनी के अंदर और काफ़ी सारे अपने साल दिए हैं, लेकिन वो इस साल रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होने वाले हैं। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज चैनल पर सेकंड वीडियो आएगी या फिर नहीं, जैसा मैंने कहा मुझे उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और रियली सॉरी उस बैकग्राउंड भाई धम म्यूजिक के लिए जो कि आपको सुनाई दे रहा होगा। होप करता हूँ आप लोग इग्नोर कर दोगे और होप ये भी करूँगा कि भगवान कुछ दिमाग प्रोवाइड करे मेरे नेबरहुड को। और ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।